नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आ गए हैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th बायो की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर्स को हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। हम लोग पहले उस हार्ड वर्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कहता है एक तरह का ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल क्या होता है? जो कि एक मेम्ब्रेन होते हैं, जो चार तरफ से बॉन्ड होते हैं, उसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। तो कह रहा है ऑर्गेनेल्स फाउंड इन लार्ज नंबर इन मोस्ट सेल। ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये बहुत सारे सेल में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन करना। रेस्पिरेशन करना, साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन भी करना। और एनर्जी प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जैसे देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आपके डीएनए हो गए, राइबोसोम्स हो गए, है ना। और कहाँ होते हैं याद रखिएगा। अगर ये देखिए, ये जो लेयर है ये आउटर कवरिंग लेयर है, ये बाहर वाला। और ये अंदर का देखिए लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। देखिए ये वाला जो अंदर लेयर है, ये जो लेयर है अंदरूनी का लेयर है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? एक तरह का यहीं पर बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन यहीं होते हैं। और एनर्जी का भी प्रोडक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोल्गी एपरेटस क्या है? तो कैसे याद रखिएगा, ए स्मॉल फ्लैट सैक फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन। वो भी कहाँ? इनसाइड द सेल्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक जिसको बोल सकते हैं, वही क्या कहलाता है? गोल्गी एपरेटस। जिसको मैं देखिए डायग्राम की मदद से यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। और पैरेलली क्या है? एक दूसरे से सारे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्गी एपरेटस। सब इन चीज़ों को हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ये कुछ वर्ड्स है, इसको याद रखिएगा। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है? ये रिसीव करता है एंड सेंड करता है मैसेज को फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। बॉडी से कहाँ? ब्रेन को, एंड बैक टू द बॉडी। फिर कहाँ भेजता है? बॉडी को। यानी सिंपल भाषा हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन होते हैं वो मैसेज को रिसीव और सेंड करता है, ठीक है। अब इसके डायग्राम को देखिए, ये न्यूरॉन के डायग्राम है। सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट, बीच वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस, और जहाँ पे ये कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। अब देखिए डेंड्राइट क्या कह रहा है? कह रहा है डेंड्राइट अ शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का ही क्या है? छोटा सा ब्रांच है जो कि एक्सटेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन कह रहा है द लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट, द लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ नर्व सेल्स along which impulses are conducted from the cell body to the other cell। एक्सॉन क्या है? एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो इम्पल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम सेल बॉडी टू अनदर सेल। यानी एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है? इम्पल्स को कंडक्ट करता है। कौन? एक्सॉन। लाइसोसोम देखिए क्या कह रहा है, एक तरह के ऑर्गेनल्स हैं, वो कहाँ होते हैं? इन साइटोप्लाज्म ऑफ किसके? यूकेरियोटिक सेल्स के। क्या कंटेन करते हैं? कंटेन करते हैं डिग्रेटिव एंजाइम्स। वो भी कहाँ होते हैं? इनक्लोज द मेम्ब्रेन, जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब ये लाइसोसोम का डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ बना हुआ है। लाइसोसोम बाहर वाले को मेम्ब्रेन कहा, उसके बाद जो अंदर है वो एंजाइम है, और जो बाहर इसके होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट करके है ना यहाँ, ये डॉट डॉट जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा यूकेरियोटिक सेल में। आगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? कह रहा है माइन्यूट पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। एक तरह का मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जो कि क्या रखता है? आरएनए, एंड एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, सॉरी। एंड लार्ज फाउंड इन लार्ज नंबर इन साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, है ना। लिविंग सेल्स जो होते हैं उसके अंदर। देखिए मैं राइबोसोम आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसके अंदर देखिए ये देखिए ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ना,
ये जो डॉट 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 है, यही डॉट डॉट क्या कहलाते हैं आपके राइबोसोम्स। और ये किसके पार्ट हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पार्ट हैं, उसमें देखिए ये पाए जाते हैं। वो भी किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, उसमें पाए जाते हैं कौन, राइबोसोम्स। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। ये देखिए सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, एक रिजिड लेयर होता है जो कि पॉलीस्क्लाइड का बना होता है, जो लेइंग करता है, लाइज करता है कहाँ, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। वो भी किसके सेल के, द सेल ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। इन जो तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे में आपके प्लांट हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड पॉलीस्क्लाइड लेयर का एक लेयर बना होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है कि सेल वॉल क्या प्लांट में होती है, इसके अलावा भी कहीं होते हैं, तो याद रखिएगा प्लांट के अलावा फंगी और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहता प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन, बहुत छोटा होता है, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से क्या होता है, बना होता है, ठीक है, और फॉर्म करता है एक एक्सटर्नल बाउंड्री को, वो भी किसके, ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, उसके चारों एक तरह का बाउंड्री का काम करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किस से बना होता है, तो याद रखिएगा लिपिड एंड प्रोटीन से। ओस्मोसिस कह रहा था ग्रेजुअल पासिंग ऑफ लिक्विड थ्रू थिन लेयर ऑफ मटेरियल मेम्ब्रेन। कहता है किसी थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से अगर ग्रेजुअल, अगर मान लो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का पास होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ आदान प्रदान होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग करना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना, मतलब फैला देना। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम छोटा छूट गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको समझिए। सेल एंड सेल, सेल के अंदर देखिए ये जो लेयर है ना, ये बाहर का जो लेयर है, यही लेयर क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी का देखिए एक फिगर यहाँ पे आपको बाहर से बना के दिखाया जा रहा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आगे जो कि हम लोग देखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्लांट से क्या कहता है, वाटर का लॉस कर जाना, प्रोटोप्लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। जो सेल होता है ना, सेल से जो वाटर का लॉस होता है प्लांट का, है ना, तो प्रोटोप्लास्ट क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट का जो कॉन्टैक्ट कर जाना, सिकुड़ जाना जो प्रोसेस, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। देखिए इंडोस्मोसिस क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन ऑफ हायर कंसिस्टेंस सॉल्यूशंस। जब वाटर का मूवमेंट अगर रीजन के अंदर होता हो, वो भी कहाँ, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, अगर वाटर का मूवमेंट अगर हो रहा हो अंदर की तरफ, तो सेल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल, सेल से अगर वाटर का मूवमेंट अगर बाहर हो रहा हो, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। अब देखिए कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये क्या है भाई, तो याद रखिएगा सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंपोज्ड ऑफ मेनी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज एंड चैनल्स। ये एक तरह के सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि बहुत सारे फोल्ड टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब कैसे होते हैं इसको समझिए जरा सा, आपके सामने है फोल्ड टिश्यू कैसे हैं, देखिए एक फोल्ड टिश्यू ये हो गया, अब एक ये है, समझ रहे हो, इस तरह से फोल्ड टिश्यू होते हैं, इससे ये क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसी में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये क्या होता है समझिए। कहता मेम्ब्रेन बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्यूबल्स नेटवर्क जुड़े होते हैं, वो भी विदाउट सरफेस राइबोसोम्स, और इसके सरफेस पे जो होते हैं वो राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा राइबोसोम जब नहीं होंगे तो ये जो होते हैं ना, इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोटीन के सिंथेसाइज में। तो याद रखिएगा आप, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन कहाँ बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। अब देखिए एक है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है, तो एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेल कंसिस्ट करता हो जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता हो, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता हो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो अगर डीएनए में क्रोमोजोम्स के फॉर्म में अगर पाए जाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक्स। अब देखिए नेक्स्ट है, अब इसको मैं यहाँ पे डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये यूकैरियोटिक सेल्स है ना, इसमें देखिए क्या क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ है आपके इसके अंदर, आपको पाया जाएगा। जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कस अच्छे से करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ए सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक न्यूक्लियस,
जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। जैसे में देखिए आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में गौर से देखिए, है ना, फ्लैगलम है, न्यूक्लियोइड्स जिसको बोलते हैं, उसके बाद राइबोसोम्स है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल्स है, लेकिन इसमें कहीं भी आपके न्यूक्लियस नहीं है ना। सेलुलर डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं आपके न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? एक कलरलेस मटेरियल, है ना, कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। जो सेल का जो लिविंग पार्ट होता है ना, उसमें जो कलरलेस मटेरियल होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या मतलब समझिए। साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को जब आपस में अवॉइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और ये कैसे होते हैं याद रखिएगा, ये कलरलेस होते हैं, आप इसको देख नहीं पाओगे, रंगहीन होता है। लास्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा था इसको समझिए। साइटोप्लाज्म कह रहा है कि द मटेरियल वेट अ मिनट, द मटेरियल दैट अ सेल इज मेड ऑफ, वैसा मटेरियल जिससे सेल बना हो, एक्सेप्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को छोड़ के जो मटेरियल, जो सेल जो बना होता है जिस मटेरियल से, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का देखिए फिगर यही है ना, ये जो बना हुआ है आपका, ये लेयर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। और जो बीच वाला होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म पूरे इस सेल जो होते हैं, सेल पूरे साइटोप्लाज्म से ही मिलके बने होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो टॉपिक है वो टॉपिक इतने से स्टार्ट होता है। पिछले पोर्शन में हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर अप किया था, तो इसमें हम लोग आज इन टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे देखिए जितने टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और सेल डिवीज़न। तो इतने टोटल हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इतने सारे टॉपिक को अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर्स होंगे वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। देखिए तो सबसे पहले हमने आपको ये माइक्रोस्कोप दिखाने की कोशिश किया है। आपके बुक में ये फ़ोटो बना हुआ है। तो माइक्रोस्कोप क्या होती है, इस तरह की होती है। मैं इस पर तो कहूँगा ध्यान अपना दें, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखें, माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस जो यहाँ लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इपिक लेंस। कौन सा लेंस? इपिक, है ना, इपिक लेंस बोलते हैं। इसको आई लेंस बोलते हैं। इपिक लेंस को ही क्या बोलते हैं? आई लेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसको डायग्राम से समझिए, समझना इसको आसान होगा। ये देखिए यहाँ जो लेंस लगा हुआ है, यहाँ जो लेंस लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ जो लेंस लगा हुआ है उसको कौन सा लेंस बोलते हैं? आई लेंस। और यही आई लेंस कहाँ लगा होता है? ये आई लेंस यहाँ लगा होता है जिससे हम देखते हैं। अब देखिए एक लेंस यहाँ पर होता है छोटा सा लगा हुआ, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ समझ सकते हैं, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था तो उसका इमेज कहाँ बनता है? यहाँ बनता है बड़ा सा। और फिर यही इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और इस ऑब्जेक्ट का देखिए इतना बड़ा इमेज यहाँ बनता है, जिसको फाइनल इमेज बोलते हैं। यही कारण है कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनका इमेज बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको बताए गए हैं बुक में, सेल्स ऑफ एन ओनियन पिल। ओनियन पिल के एक छोटे से टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्या हैं इसको समझिए, ये क्या हैं। तो कहने का मतलब ये जो सेंटर ब्लैक ब्लैक देख रहे हो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो दोनों ऑप्शन है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, क्या हो सकते हैं? तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जितने होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ ओनियन बल्ब।
और जब यही आपस में मिलते हैं तो एक ऑनियन बल्ब का फॉर्मेशन करते हैं। अब कहता है कि वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स डिफरेंट साइज हैव अ सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब देखा गया एक्टिविटी में ऐसा देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट ओनियन को लाकर छोटे छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के लाकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो पता चला सबों का जो साइज़ है वो देखने में कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। यानी इससे पता चला द सेल ऑफ अ ओनियन पिल विल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ओनियन दे कम फ्रॉम। मतलब किसी भी साइज़ का ओनियन को लाया गया माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला उन सबों का जो आपका जो शेप है वो एक जैसा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ओनियन पिल होंगे सबों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह सा होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले जो सेल का खोज किया था वो कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था। कैसे किया था भाई, तो उन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क स्लाइस लिया था जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उन्होंने सबसे पहला ऑब्जर्व किया था। यहाँ लिखा हुआ लियोनो हुक 1674 इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल फाउंड वाटर फर्स्ट टाइम। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया, याद रखिएगा लियोनो हुक। और फ्री लिविंग सेल का खोज कौन किया, तो ये भी याद रखिएगा लियोनो हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, वो लिविंग नहीं था, वो डेड था। लेकिन यहाँ पे लियोनो हुक ने जो खोज किया था वो कैसा था, लिविंग था। कहता इट वाज फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831 हु डिस्कवर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में। अब के लिखा हुआ पुरकेंजी 1839 टर्म प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने दिया, पुरकेंजी ने दिया था। कब दिया था, 1839 में। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहला कहता है कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला जो थ्योरी था उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सारे किससे, सेल से बने होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट दैट इज स्केलेटन एंड स्वान। और सेल थ्योरी कौन दिया, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्केलेटन और स्वान दिया था, है ना। अब कह रहा है सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन बाय विकहाउ बाय सजेस्टिंग दैट। उसके बाद जो विकहाउ ने आया सेल थ्योरी को फिर उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स बने हैं या जितने भी सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो यहाँ पर दो थ्योरी था सेल थ्योरी का। पहला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ और लाइफ। और जो सेकंड था वो था सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था, तो स्केलेटन और स्वान ने दिया था। बाद में फिर इसको कौन कैरी ऑन किए, याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, विकहाउ। कहता है कि विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1914, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज होता है 1914 में, इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये समझना बहुत आसान हो गया कि हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब कह रहा नोट सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। जितने भी सिंगल सेल्स होते हैं वो सारे किस चीज़ का, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। जैसे में अमीबा, है ना, और अगर हम बात करें तो क्लैमिडोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सब जितने हैं ये सब सारे सिंगल सेल हैं। अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ये सब जितने होते हैं इन सबों को हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल के कुछ फॉर्म्स दिखाए गए। जैसे देखिए ब्लड सेल कैसे हैं, सर्कुलर फॉर्म में है ना। उसके बाद आप अगर बात करो तो ये आपके न्यूरॉन सेल हैं। उसके बाद ये देखिए फैट सेल है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये बोन सेल है, स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये आपके ब्लड सेल्स हो गए। तो कहने का मतलब जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इन सबों सेल को अगर हम लोग आगे होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर है सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है समझिए। कहता है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
कहता है ये जो होता है ये सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है। क्या होता है? सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है, और जो सेल को क्या करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है। इसलिए इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर कैसे आएगा, सेल से बाहर कैसे जाएगा। तो ये काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि कौन से इन करेंगे, कौन से चीज़ आउट करेंगे। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल। इसके साथ साथ ये और भी मटेरियल को प्रिवेंट करता है ना, सेल के अंदर जाने में या सेल से बाहर निकलने में। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? तो ये आफ्टर मोस्ट लेयर होता है, कवरिंग लेयर होता है, जो प्रोटेक्ट करता है मटेरियल्स को इन या आउट होने से। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यही कारण है कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है। आगे देखिए, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो ये लेयर होता है ना, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है बाहर लेयर, ये लेयर किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है लिपिड से और प्रोटीन से। अगर फोटो होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ फोटो नहीं है, याद रखिएगा। और कहता है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल होते हैं, इन जो भी मटेरियल्स इसके अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं। तो किस प्रोसेस से? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और जो सब्सटेंस होते हैं वो जो मूवमेंट होता है वो याद रखिएगा ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो वाटर होते हैं वो डिफ्यूज़न के लॉ को फॉलो करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि वाटर डिफ्यूज़न लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं? तो याद रखिएगा यस, वाटर जो होते हैं डिफ्यूज़न लॉ को ओबे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? तो याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स से, है ना, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका सेलेक्टिवली परमिएबल के होते हुए मूव करना, अंदर या बाहर आना, वो क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। तो ऑलवेज कहा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। अब देखिए कह रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। यानी जो मूवमेंट ऑफ वाटर ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस वाटर में कोई भी चीज़ जो डिजॉल्व है वो कौन सी चीज़ डिजॉल्व है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर चीनी घुली हुई रहेगी तो वाटर का मूवमेंट किसी और वे में होगा, साल्ट घुले होंगे तो वाटर का मूवमेंट किसी और वे में होगा। ठीक है। तो एक लाइन यहाँ से याद रखिएगा, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होते हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं किसके द्वारा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो भी सब्सटेंस डिजॉल्व है वो इस चीज़ों पर डिपेंड करता है। आगे देखिए कह रहा है कि ओस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस जो होते हैं वो नेट डिफ्यूजन होता है किसका? वाटर का, वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके तरफ? टुवर्ड द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है उसके तरफ वाटर का मूवमेंट होता है किसके द्वारा? ओस्मोसिस के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है, इसको याद रखिएगा। जिसमें लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विथ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दैट द सेल एंड लेस वाटर। अब कहता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक तरह सोल्यूशन होते हैं जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो होता है ना, वो क्या करते हैं? सेल का वाटर को लूज करते हैं। तो कहा जाता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जनरली क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है। तो सेल से जो वाटर होंगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे किसके तरफ?
हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो सेल होंगे वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट लिखा जा रहा है, एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विद द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एज अनदर सोल्यूशन। और आइसोटोनिक क्या होते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूट होता है वो अनदर सोल्यूशन की तरह एकदम सेम होता है, वो भी अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मीन्स डैट देर इज अ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। अब दोनों तरफ सेम होते हैं तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं होता है इनटू और आउट ऑफ द सेल एंड द सेल वॉल्यूम्स रिमेन स्टेबल। इस वजह से यहाँ का जो वॉल्यूम होता है वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विथ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दैन द सेल। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो पानी का कैसा होता है, लोअर होता है, किसका, सोल्यूट का, दैन द सेल इट इज इन इट। इसमें जो सेल होते हैं ना उसके कंसंट्रेशन क्या होते हैं, लो होते हैं। काउजेज वाटर टू मूव इनटू द सेल काउजिंग इट टू स्वेल। अब जिसका कारण है कि कंसंट्रेशन कम होता है तो वाटर क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। तो जैसे ही वाटर सेल से बाहर निकलता है तो जो सेल होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, इसको ऐसे समझिए, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूट्स क्या होगा, द हायर सोल्यूट्स आउटसाइड, जो सोल्यूट क्या होंगे, कैसे होंगे, बाहर में ज़्यादा होंगे। अब बाहर ज़्यादा होंगे तो हायर वाटर इनसाइड। अगर सोल्यूट बाहर ज़्यादा है तो वाटर जो सेल के अंदर वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे, इसलिए वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर की तरफ। सेल क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आइसोटोनिक क्या कर रहा है, इक्वल सोल्यूट होते हैं दोनों तरफ, अंदर बाहर दोनों होंगे। जब इक्वल सोल्यूट होंगे तो वाटर भी कैसा होगा, इक्वल होगा। और जब वाटर इक्वल होगा तो नो नेट मूवमेंट, यानी वहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। और सेल कैसा रहेगा, नॉर्मल जिस शेप में होता है। लेकिन हाइपोटोनिक की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, हायर सोल्यूट इनसाइड। सेल के अंदर जो सोल्यूट होते हैं वो कैसा होता है, हायर होता है, और हायर वाटर आउटसाइड। पानी कैसे होते हैं, बाहर ज़्यादा होते हैं। तो वाटर जो होंगे मूव्स कहाँ करेंगे, इन अंदर मूव करेंगे, और सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए कोई पानी रखा हुआ है ना, इस पानी में, और सपोज करो यहाँ सेल रखा हुआ है, तो डिपेंड यही करना है कि कंसंट्रेशन पानी का होगा और सेल का होगा। इसी दोनों पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि सॉल्यूट अगर आउटसाइड मान लीजिए इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें वाटर अंदर सेल में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना, मोर होंगे। तो पानी का मूवमेंट सेल से अंदर बाहर इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं।